नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी के नाम चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ कहा है चिट्ठी में, बता रही हमारे सहयोगी जूही। प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो है आपके तरफ से उन पर लगातार हमला बोलने का सिलसिला जारी है, चाहे वो आपके बड़े नेता हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल जो है लगातार बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है निशाना साध रहे हैं। वहीं आबकारी नीति मामले में जो है तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के कुछ बयानों का जिक्र करते हुए गहरी चिंता जाहिर की है। कहा है कि जहां पूरी दुनिया विज्ञान और नई तकनीक के जरिए तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं देश की छवि के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्के बयान काफी खतरनाक और नुकसानदायक है। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि देश का युवा आगे बढ़ना चाहता है, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहता है, लेकिन क्या कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इन युवाओं के सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है? दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, वह उनसे कितने कागजातों पर हस्ताक्षर भी करा लेते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसके बदले उन्हें झप्पी देते हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ ही नहीं पाते क्योंकि वह कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास विज्ञान की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पत्र को ट्वीट करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा और कहा कि मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते और ना ही विज्ञान की बातें समझते हैं। कुछ वर्षों में 60,000 स्कूलों को बंद करा दिया गया है। भारत की तरक्की के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना बेहद जरूरी है। अगर देश भर में जो है सरकारी स्कूलों की स्थिति, उनके स्तर को जो है ठीक कर दिया जाता है, तो लोग निजी स्कूलों से निकालकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देंगे, जैसा कि अब दिल्ली में हो रहा है। इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक बयान दिया था, उनका एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं केवल गाँव तक की ही पढ़ाई कर पाया हूँ, जो कि जिस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कम शिक्षा पाना या फिर अनपढ़ होना कहाँ की गर्व की बात है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। तो शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ में बंद है मनीष सिसोदिया। कई बार बेल को लेकर अर्जी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें बेल नहीं मिली है और लगातार जुडिशियल कस्टडी है उनकी, वो बढ़ती जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि रमजान के महीने में नीतीश कुमार ने बिहार में विपक्षी दलों को इफ्तार पार्टी दी और इस इफ्तार पार्टी में राज्यपाल भी पहुंचे, बता रहे हैं दिनकर आनंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों सहित राज्यपाल को भी न्योता दिया। हालांकि बीजेपी ने इस इफ्तार पार्टी से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने कहा कि बिहार हिंसा में जल रहा है, बिहार हिंसा में आग से जल रहा है। रामनवमी के मौके पर बिहार में क्या हुआ नीतीश कुमार ने भी देखा, इसके बावजूद नीतीश कुमार को इफ्तार की पड़ी हुई है। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को थोड़ी भी शर्म है तो इफ्तार पार्टी ना करके कानून व्यवस्था को संभाले, बिहार को संभाले। वो आरजेडी को चोर दरवाजे से सत्ता में लाए हैं और उन्हीं के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी किशन रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए, बता रहे हमारे से। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले महीने उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम ही लिया। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। किरण रेड्डी संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय तक राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद दोबारा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन फिर पिछले महीने कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। प्रहलाद जोशी इस अवसर पर कहा कि बीजेपी में दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेता किरण कुमार रेड्डी का स्वागत करता हूं। किरण कुमार रेड्डी के पिता अमरनाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश विधानसभा के 4 बार सदस्य रहे और मंत्री भी रहे। किरण रेड्डी भी 4 बार विधायक रहे, स्पीकर रहे, चीफ व्हिप रहे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो पिछले महीने उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस।
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले में वाराणसी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि आज राजनगर एक्सटेंशन से उसके जो आरोपी है समर सिंह को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सिंगर और प्रोड्यूसर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। समर सिंह की गिरफ्तारी गाजियाबाद की चरम कॉन्स्टेबल सोसाइटी से हुई है। देर रात वाराणसी पुलिस ने थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन पहुंची, जहां से समर सिंह को हिरासत में ले लिया गया। आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद से ही समर सिंह फरार चल रहा था। समर सिंह को आज गाजियाबाद के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां रिमांड लेगी। कागजाती कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस और उसे वाराणसी लेकर आएगी। समर सिंह अभी नंदग्राम थाने से ही रखा गया है। आरोपी पिछले काफ़ी समय से चरम क्रिस्टल सोसाइटी में छुपा हुआ था। पुलिस उसकी तलाश में कई जगह दबिश दे रही थी। आकांक्षा की आत्महत्या को 11 दिन के बाद आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार किया है। आकांक्षा दुबे एक उभरती हुई एक्टर थी। जिस तरीके से उसको जो है 26 मार्च को उसका सब एक वाराणसी के होटल में मिला था। उसके बाद में जब आरोपी ने उसका सब मिलने के बाद से गिरफ्तार करने के लिए वाराणसी पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। जगह जगह जाके उसके घरों पे भी दबिश दी गई थी, लेकिन उसके बाद वाराणसी पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी जो समर सिंह है उसे जो गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात कर जिले वासियों की समस्याओं से अवगत कराया। बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा लोकसभा से मौजूदा सांसद ने अमरोहा की जल निकासी की समस्या और अमरोहा के गढ़मुक्तेश्वर में जो पर्यटक स्थल है उसको मानचित्र पर लाने को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की है और अपनी मांगों को सभी समय रहते पूरा करने की बात कही है। जहां पर अमरोहा लोकसभा से मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली ने पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए अमरोहा की जल निकासी की समस्या पर बात की है। उन्होंने कहा है कि अमरोहा शहर की जो जल निकासी की समस्या, काफ़ी लोग इस समस्या से परेशान हैं। कई वर्षों से इस समस्या से लोग काफ़ी जूझ रहे हैं। अमरोहा में आधे घंटे की बारिश में शहर में जल निकासी से लोग परेशान होते हैं। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में जो पर्यटक स्थल है उसको मानचित्र पर नहीं होने की बात की। उन्होंने कहा है कि जो गढ़मुक्तेश्वर का पर्यटक स्थल है उसको मानचित्र पर लाया जाए, जिससे लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने अमरोहा शहर में जो जल निकासी की समस्या है उस पर अमरोहा की राजनीति टिकी होने की बात की। उन्होंने कहा कि अमरोहा में हर बार जो भी यहाँ का चेयरमैन या जो भी विधायक यहाँ का बनता है वो जल निकासी की समस्या को लेकर उस पर कार्य करने की बात करता है, लेकिन चुनाव होने के बाद उस समस्या को भूल जाता है, जिसके चलते उन्होंने अमरोहा में इस समस्या का निस्तारण करने की बात कही। कैमरामैन मुनीस अहमद के साथ एमडी इमरान, इंडिया वॉइस, अमरोहा। और 2 साल पहले देश में आई कोरोना महामारी ने दुनिया भर में हड़कंप मचा रखा था और ऐसे में कोरोना अपनी रंगत दिखाना फिर शुरू कर दिया है। बता रही हमारे सहयोगी दीक्षा चौधरी। 2 साल पहले दुनिया भर में आई कोरोना महामारी से पूरा देश में त्राहिमाम मच गई थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की नई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 6050 नए मामले सामने आए, जिसको लेकर राज्य सरकारें अलर्ट है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है कि सभी कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को दिक्कतें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कोरोना को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की गई है। वही हरियाणा में भी कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की है कि 100 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी बयान जारी कर कहा है कि कोरोना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर गई हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6000 मामले आए हैं। इससे पहले बीते दिन 4000 मामले सामने आए थे। तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कोरोना के मामले में और इजाफा होता है या नहीं। कैमरामैन निकांत के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर रायबरेली में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है और एक साथ 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दिया है और कोरोना के जो मरीज हैं उनके मिलने का सिलसिला जारी हो गया है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में बीते 24 घंटे पहले एक साथ 4 कोविड के 4 पॉजिटिव केस मिलने के बाद जहां स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य महकमा सतर्क होते हुए तैयारियों में भी जुड़ गया है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में कुल संख्या कोविड पॉजिटिव की 5 हो गई है और स्वास्थ्य महकमे के लिए एक चैलेंज फिर से खड़ा हो गया है कि कोविड से निपटने के तरीके क्या हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक करना है और उसकी तैयारियां क्या हैं। पूरी तैयारियों के क्रम में रायबरेली जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा जुड़ गया है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कोविड के बढ़ती तादाद को देखते हुए जहां एक और पूरे उत्तर प्रदेश समेत भारत में कोविड अपना पैर पसार रहा है, वहीं रायबरेली जिले में भी 4 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने अपनी तैयारियां चालू कर दी हैं। और कोविड से निपटने के लिए बात की जाए तो कोविड के लिए जो वार्ड बनाने हैं वो 50 बेडों का वार्ड भी बना लिया है, और भी जो तैयारियां होती हैं उस तैयारियों में पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है। और पूरी तरह से देखा जाए तो रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से धार्मिक नारेबाजी हुई। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर से धार्मिक नारेबाजी की गई है। आपको बता दें, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एएमयू परिसर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सभी छात्र इकट्ठे हुए और बाबे सैयद पर जाकर राष्ट्रपति के नाम एक वीसी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से बिहार सरकार उनके साथ मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है और जिस तरह से मस्जिदों और जो मदार हैं उनके साथ तोड़ा जा रहा है और भाई मुसलमानों को जिस तरह से आरोपित बनाया जा रहा है वह उसके खिलाफ है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और जो नीतीश कुमार उनके साथ पेश आ रहे हैं, उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी इस जो सरकार है और इससे पहले जो उनके वालिद थे लालू यादव, उनकी सरकार में मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान रहा। वहीं छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार वजीर आजम बनने की सोच रहे हैं, अगर इस तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव की कार्रवाई करते रहेंगे तो उनका यह सपना हमेशा सपना ही रहेगा और कभी पूरा नहीं होगा। वहीं छात्र हैदर अली ने कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों को अगर न्याय नहीं मिलता है, जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, तो वह इससे आगे भी जाएंगे और जिस तरीके से सरकार समझेगी उस तरीके से उसे समझाएंगे। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर मेरठ में पुलिस ने सुरंग के रास्ते चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पहले इस चोर गैंग का पता लगाया, इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया। बता रहे हमारे सहयोगी अमित सैनी। मेरठ पुलिस ने आज एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सुरंग के रास्ते दुकानों के अंदर चोरी किया करते थे। मामला मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र का है, जहां पर एक ज्वेलरी की दुकान पर चोरों ने नाले के रास्ते सुरंग बनाकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मेरठ की पुलिस इस घटना को चुनौती मानते हुए आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। घटना को बीते 15 दिन हो गए थे और पुलिस दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही थी। वहीं एसएसपी रोहित सजवान ने इस घटना को चुनौती मानते हुए इस घटना खुलासा करने के लिए 35 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई, जिसमें एसओजी से लेकर उनके मुखबिर तक शामिल थे। और जिस घटना स्थल पर यह घटना हुई है वहाँ पर लगे 150 कैमरों के छानबीन करने के बाद पुलिस आरोपियों के करीब पहुंची है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी मेरठ शहर से न होकर बुलंदशहर के निवासी थे और उन्होंने मेरठ में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। साफ तौर से चोर इतने शातिर थे कि वो इस घटना को अंजाम देने के लिए मेरठ शहर में इसलिए आए ताकि उनकी कोई पहचान न हो। वहीं इस घटना में एसएसपी मोहित सजवान ने कहा कि चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने पहले यूट्यूब पर इस चोरी की घटना को बारे में जाना और देखा, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पकड़े गए चोरों ने चोरी किया हुआ माल गौतम बुद्ध नगर के सुनार को बेच दिया है। वहीं पुलिस गौतम बुद्ध के जो सुनार है उसकी तलाश में भी जुटी है, लेकिन वो फिलहाल फरार है। और इस घटना को अंजाम देने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 लाख रुपए की नकदी, 3 किलो चांदी और चोरी करने को उपकरण बरामद हुए हैं। जिस तरह से ये घटना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, उसका आज सफल घटना को उजागर कर दिया गया है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी यहाँ के लोग वाहवाही कर रहे हैं। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। उधर ललितपुर में एक ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रैक्टर से गिरने के चलते मौत हो गई। बता रहे हमारे सहयोगी रूपेश जैन। जनपद ललितपुर के थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम बिलेटा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक वह व्यक्ति अपने खेत से अनाज से भरा ट्रैक्टर अपने घर लेकर आ रहा था। उसी समय उस व्यक्ति की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। आनन फानन में परिजनों से जनपद के जिला मुख्यालय लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं परिजनों ने बताया कि उसके 2 पुत्र हैं। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए रूपेश जैन।
उधर अलीगढ़ में बाइक चोरी करते हुए चोर कैमरे में कैद हो गया। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। अलीगढ़ में बाइक चोर को लोगों ने जमकर धुना। आपको बता दें पूरा मामला थाना इगलास क्षेत्र के इगलास कस्बे का है, जहां पर एक चोर को चोरी करते हुए उसका जो वीडियो है सीसीटीवी में कैद हो गया था। कैद होने के बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जिस वीडियो के आधार पर लोगों ने इसकी शिनाख्त कर ली और शिनाख्त करने के बाद में इसकी जमकर पिटाई की। वहीं पिटाई के बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं बताया जाता है कि दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा रहे हैं, जबकि चोर ने पिटाई के बाद में घटना कबूल कर ली और जो चोरी की बाइक थी उसका भी पता बता दिया। हालांकि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर हरदोई में चूल्हे की चिंगारी से घर में आग लग गई और 2 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बता रहे हमारे सहयोगी। हरदोई में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि हरपालपुर थाना क्षेत्र में एक घर में महिला खाना बना रही थी और उस चूल्हे की आग जो चिंगारी थी वो छप्पर में जा गिरी, जहां पर उस चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया और छप्पर में आग लग गई। आग लगने से पूरे घर की गृहस्थी जलकर स्वाहा हो गई है और साथ ही 2 मासूम बच्चे भी थे जो वहां सो रहे थे, उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस ने लेखपाल को भी सूचना दी। हालांकि लेखपाल भी मौके पर पहुंचे हैं और जो भी उनका नुकसान हुआ है सबको लिखापढ़ी कर डीएम को रिपोर्ट सौंपी है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के मैनपुरी में न्याय न मिलने से नाराज महिला ने एसपी ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास किया। बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। यूपी के बुलंदशहर में आज केनरा बैंक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि विकराल रूप ले लिया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल बैंक कर्मचारी और दमकल विभाग की गाड़ी को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दूं, केनरा बैंक प्रभारी अनुज सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि बैंक में आग लग गई है। तत्काल अनुक्षर थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में जब बैंक प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में कुछ ज़रूरी कागजात और फर्नीचर का सामान जला है। फिलहाल इस मामले की जांच कराई जा रही है। बुलंदशहर से वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस। संभल के चंदौसी इलाके में एक युवती का शव बरामद हुआ। वहीं पास में एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में भी बरामद हुआ। बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र में बीते 8 महीने से नाबालिग 13 वर्षीय किशोरी गायब हो गई है, जिसके बाद परिजन काफ़ी परेशान हैं। आज एसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़िता की मां ने अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है, जिसके बाद 8 महीने का समय बीत गया है, उसके चलते मुख्यमंत्री से लेकर जिले के सभी अधिकारियों को उनके परिजनों ने गुहार लगाई है, जिसके बाद अभी तक पुलिस के हाथ ना तो युवती का कोई पता लगा है और न ही जो मुख्य आरोपी है पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर पाई है, जिसको लेकर परेशान होकर पीड़ित मां आज पूरे परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंची थी। जिसके बाद ड्यूटी पर ही तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा उसके हाथ से डीजल से भरी हुई बोतल को छीन लिया गया और उसके बाद भी महिला ने अपने ऊपर डाल लिया और आग लगाने का प्रयास कर रही थी, जिसके बाद उसके हाथ से माचिस और बोतल जो है डीजल की वो छीन ली गई है। फिलहाल सीओ सिटी मौके पर पहुंचे संतोष कुमार सिंह ने पूरे मामले की जांच की है और निष्पक्ष जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए युवती की बरामदगी की बात की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात सामने आ रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उधर रायबरेली में कानून कंट्रोल को लेकर एसपी ने 2 थानेदारों के थाना क्षेत्र में बदलाव किया है। बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। जिले में अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस अधीक्षक रायबरेली का आए दिन नए परिवर्तन देखने को मिल रहा है और उनके द्वारा अनेक प्रकार से आजमाइश की जा रही है, जिसके क्रम में उनके द्वारा हाल में ही डायल 112 के रूट में परिवर्तन भी देखा गया और वहीं गरुड़ वाहिनी दस्ते को निकाला गया, जिससे कि ये कयास लगाया जा रहा था कि जिले में अपराध नियंत्रण हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि ताजा मामला है
रायबरेली जिले का है, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा 2 थानेदारों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। वहीं एक कार्य क्षेत्र में बदलाव को अपराध नियंत्रण के तहत माना जा रहा है। आपको बता दें कि बछरावा थाने में तैनात थाना प्रभारी नारायण कुशवाहा को सलोन थाने की कमान दी गई है। वहीं सलोन थाने में प्रभारी के पद पर तैनात ब्रजेश राय को बछरावा थाने की कमान दी गई है। तो इस तरह से लगातार क्राइम कंट्रोल के तहत पुलिस अधीक्षक रायबरेली का लगातार तबादला एक्सप्रेस जारी है और उनके तरफ से अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि इनके समय में लगातार जिले में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके तहत इनके द्वारा रायबरेली की जो बॉर्डर सीमाएं हैं अदर डिस्ट्रिक्ट की, वहां भी तीसरी आंख से उसको भी चाक चौबंद किया गया था। जिस तरह से अपराध पर काबू पाने का अलग अलग तरीका इनके द्वारा अपनाया जा रहा था। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर बांदा में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली, बता रहे हमारे सहयोगी। सुबह से ही एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ, जिसमें एक युवक के द्वारा कमरे के अंदर फांसी लगाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें पूरा मामला बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र के एक होटल का है, जहां पर देर रात एक युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है, जिसने अपना वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल किया हुआ है। और जैसे ही पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी, स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को संज्ञान में लिया और वहीं युवक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अगर बात करें स्थानीय पुलिस की, तो स्थानीय पुलिस ने बताया है पूरी जानकारी देते हुए कि जो युवक है जिसने आत्महत्या की है, यह युवक मुंबई से रात में लौटा हुआ था। उसके बाद उसने होटल में रूम लिया। होटल में रूम लेने के बाद अचानक उसने देर रात लाइव इंस्टाग्राम में लाइव आकर के उसने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद जैसे ही पता लगाया गया कि पूरे मामले को जब पता किया गया, तो पूरे मामले में सामने ये निकल कर के आया कि जो मृतक युवक है ये बांदा जनपद के ही फतेहगंज थाना क्षेत्र के PR गांव का रहने वाला बताया जा रहा था। अभी तक फिलहाल इसकी मौत को कोई भी कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के द्वारा लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं दबी जुबान की अगर बात करें तो दबी जुबान में यह मामला सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा मामला प्रेम प्रसंग के चलते है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस के द्वारा इसमें जाँच के बाद किस तरह का मामला सामने निकल करके आता है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। उधर उन्नाव में एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते गंगा में छलांग लगा दी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप। उन्नाव में युवती ने गंगा पुल से लगाई छलांग। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला उन्नाव के थाना गंगा घाट क्षेत्र के अंतर्गत गंगा पुल का है, जहां पर एक युवती ने गंगा पुल से छलांग लगा दी। आपको बता दें जैसे ही गोताखोरों की नजर युवती पर पड़ी, फौरन उन्होंने युवती को बचा लिया। युवती डूबने वाली थी, गोताखोरों की मदद से युवती को बचाया गया। फौरन लोगों ने सूचना थाना गंगा घाट पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। हालांकि युवती बेहोशी की हालत में गंगा से निकाली गई और उसे इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहीं वजह जानने के लिए प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में ये पता चला कि युवती क्षुब्ध होकर उसने ऐसा कृत्य किया। उसकी शादी होने वाली थी और जिस परिवार में उसकी शादी होने वाली थी, होने वाले पति ने उसके प्रेमी के साथ उसकी कुछ फोटो देख ली, जिससे नाराज पति शादी को इनकार कर दिया और युवती क्षुब्ध होकर गंगा पुल पर पहुंच गई और गंगा पुल से छलांग लगा दी। हालांकि मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और जांच में जुट गई है। आगे विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।